नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएलटी बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्या होती है और इसका क्या प्रिंसिपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही होता है, इसलिए टीएलसी को समझने यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है उसमें। सवाल उठता है कि व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी मिक्सचर ऑफ सैंपल में से पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उनकी मोबिलिटी के बेस पर। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी में दो चीज कॉमन होती है, पहला स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज एक जगह पर फिक्स्ड रहता है और मोबाइल फेज मूव करता है। तो मोबाइल फेज ही हमारे सब्सटेंस को कैरी करता है और उसे स्टेशनरी फेज पर मूव कराता है। तो सब्सटेंस के डिफरेंशियल माइग्रेशन रेट की वजह से सब्सटेंस के डिफरेंट माइग्रेशन रेट की वजह से कुछ सब्सटेंस फास्ट मूव करते हैं और कुछ सब्सटेंस स्लो मूव करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज के और सैंपल के आपस में रिलेशन के बीच में कि वो उनका क्या नेचर है, कि हाइड्रोफोबिक है, पोलर है या नॉन पोलर सब्सटेंस है वगैरह वगैरह। जिससे सब्सटेंस इसी माइग्रेशन रेट की वजह से ये सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं और इसी आइडिया के बेस पर पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। और सेम टू सेम टीएलसी भी ऐसे ही कुछ टीएलसी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ भी हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है और मोबाइल फेज होता है और इसका भी हम सिलेक्शन करते हैं अपने सब्सटेंस के बेस पर कि हमें क्या स्टेशनरी क्या मोबाइल फेज लेना है। उसका सिलेक्शन हमारे सैंपल के बेस पर होगा कि हमारा मिक्सचर ऑफ सैंपल कैसा है, क्या नेचर है उसका। अब बात करते हैं टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बीच के डिफरेंस की। तो इनका मैकेनिज्म लगभग सेम होता है, बट पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में जो मैट्रिक्स होता है जिस पर हमारा क्रोमेटोग्राफी रन होती है, जिस पर हमारा मोबाइल फेज रन होता है, वो होता है पेपर। बस पेपर के अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी में और कोई हम सब्सटेंस नहीं लेते। जबकि टीएलसी में दूसरी तरफ टीएलसी में देखा जाए तो टीएलसी में हम एक प्लेट लेते हैं, थिन प्लेट, जो आइदर ग्लास की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है या किसी और इनर्ट सब्सटेंस की बनी हो सकती है, जिस पर हम एक थिन लेयर अप्लाई करते हैं जैसे सिलिका एल्यूमिना की, जो एज ए स्टेशनरी फेज काम करती है। और अब हम मोबाइल फेज की बात करें तो ज्यादातर केस में हम नॉन पोलर मोबाइल फेज लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सिलिका है, जो हमने स्टेशनरी फेज लिया है, वो ज्यादातर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में प्लेट पर चढ़ाया जाता है, जो कि एक पोलर मटेरियल है। सिलिका एक पोलर मटेरियल है, इसलिए हम मोबाइल फेज नॉन पोलर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने मोबाइल फेज भी पोलर ले लिया तो हमारा सब्सटेंस है वो मूव करेगा ही नहीं, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन होगी नहीं, इस वजह से हमारी क्रोमेटोग्राफी डन नहीं हो पाएगी। इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है जो हमारा स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है दोनों के नेचर आपस में सेम ना हो। तो इसीलिए मोस्टली केसेस में हम पोलर स्टेशनरी फेज लेते हैं और नॉन पोलर मोबाइल फेज लेते हैं टीएलसी में। अब बात करते हैं, अब सवाल उठता है कि इसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम एक ग्लास शीट पर सिलिका की बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करते हैं। और थिन लेयर इसलिए ताकि जो हमारा मोबाइल फेज है वो मोबाइल फेज जो है, स्टेशनरी फेज जो हमारा सिलिका है, उससे बड़ी फास्टली मूव हो। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर थिक ले लेंगे, हम लेयर को थिक कर देंगे, तो जो हमारा मोबाइल फेज का सोलवेंट होगा, यानी जो हमने मोबाइल फेज लिया होगा, वो सिलिका पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और आगे हमारे कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वहीं पे फिक्स होके रह जाएंगे। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम बहुत ही फाइन और थिन लेयर अपनी अप्लाई करें ग्लास पर। तो चलिए अब बात करते हैं टीएलसी के बारे में कि कैसे परफॉर्म की जाती है और उसका क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ हमारे पास एक बिग ग्लास वेसल होती है जिसको हम मोबाइल फेज से फिल करते हैं, यानी सॉल्वेंट से फिल करते हैं, जो कि लिक्विड सॉल्वेंट होता है, जो हमारे स्टेशनरी फेज पर रन होगा, वो उससे फिल करते हैं। इसके बाद हम टीएलसी प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर लगभग 1.5 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं।
और सिमिलरली दूसरी प्लेट की दूसरी साइड पर हम एक और पेंसिल से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे एक और पेंसिल से लाइन खींचते हैं, जिसको हम एज ए एंड पॉइंट कंसीडर करते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट लाइन के सेंटर पर अपना सैंपल अप्लाई करते हैं कि और उसको ड्राई करते हैं, हीट ड्राई करते हैं, ताकि हमारा सैंपल है वो उसका फर्दर डिवीजन ना हो पाए, इधर उधर मतलब फैल ना पाए हमारे प्लेट में, इसलिए उसको हीट फिक्स कर देते हैं ड्राई करके हम। और उसके बाद हम इस प्लेट को हमारे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे जो स्टार्टिंग लाइन है जिस पे हमने सैंपल अप्लाई करा है वो सॉल्वेंट में डिप ना हो, क्योंकि अगर वो सॉल्वेंट डिप हो गई तो हमारा जो सैंपल होगा, मिक्सचर ऑफ सैंपल, वो सॉल्वेंट में हमारे मोबाइल फेज में ही डिजोल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमेटोग्राफी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम ये इंश्योर रखते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है, बेस लाइन है, वो सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा मोबाइल फेज मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को कैरी करता है और एंड पॉइंट तक ले जाता है। अब ये होता कैसे है? ये होता है बाय द कैपिलरी एक्शन, बिकॉज बाय द कैपिलरी एक्शन हमारा धीरे धीरे एंड पॉइंट की तरफ मूव करता है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा मोबाइल फेज है और वो एंड पॉइंट को क्रॉस ना करे, उससे पहले ही हम अपनी प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म की, जिससे हमारा मिक्सचर एंड पॉइंट तक पहुंचता है। सो it is depending on the differential rate of ascent through the stationary phase by the solvent। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ जो हमारा मिक्सचर ऑफ सैंपल और सॉल्वेंट है, यानी जो मोबाइल फेज है, जो आपस में कंपीट करते हैं स्टेशनरी फेज पर, आपस में मूव करने के लिए कंपीट करते हैं स्टेशनरी फेज पर माइग्रेट होने के लिए। अब सेपरेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जो हमारा मिक्सचर ऑफ सैंपल का सब्सटेंस है वो सेम नेचर का है जैसे हमारा स्टेशनरी फेज है, यानी वो भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो अब क्या होगा ये कि जो हमारा मोबाइल फेज है वो फास्ट मूव कर जाएगा, और सैंपल से जो हमारा मोबाइल फेज है सैंपल से ज्यादा जल्दी मूव कर जाएगा, एंड पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर सैंपल के मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो स्लोली माइग्रेट करेंगे, लेकिन अगर सैंपल के मॉलिक्यूल मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो फास्ट मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट की हेल्प से, तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट की हेल्प से ही जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसको सेपरेट करना है, वो अपने नेचर के बेस पर कि उनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है कि मोबाइल फेज के साथ ज्यादा, उसके बेसिस पर वो सेपरेट होते हैं। इस वजह से हमें अलग अलग रेट पर स्पोर्ट्स मिलते हैं, जो कोई पहले ऊपर जल्दी पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंचता है, इसलिए हमें सेपरेट स्पोर्ट्स प्रोवाइड होते हैं। अब सब्सटेंस के सेपरेशन के बाद हमें कुछ स्पोर्ट्स मिलते हैं जो फिलहाल वो नहीं होते, हमें विजुलाइज नहीं कर पाते, जिनको हम उनको विजुलाइज करने के लिए हमें उनको यूवी रेस में ले जाना होता है, क्योंकि जो हमारा जैसे अब यूवी रेस में हमें कैसे नजर आएंगे, जो सिलिका होता है ना उसमें जिंक होता है, तो जिंक सल्फेट होता है, वो एक फॉस्फोर टाइप का काम करता है, फॉस्फो मोलिक्यूल टाइप का। जैसे अगर हम उसको यूवी रेस में ले जाएं तो उसकी वजह से जो स्पॉट्स होंगे जो हमारे उस पर प्लेट पे फॉर्म हुए हैं वो हमें डार्क कलर के नजर आएंगे, जिनको हम मार्क कर लेंगे। अब क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। और क्या कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं आरएफ वैल्यू, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होती है? इसके लिए स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, और जो हमारे जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं, ईच कंपोनेंट जो सेपरेट हुआ है, हर एक कंपोनेंट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं। और आरएफ वैल्यू, अब इनको मेजर करने के बाद हम निकालते हैं आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट, ईच सेपरेटेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट रीचेज, यानी कि हर एक कंपोनेंट का डिस्टेंस वो कहां तक पहुंचा, और हमारा टोटल डिस्टेंस सॉल्वेंट का मोबाइल फेज का वो जो एंड पॉइंट तक पहुंचा है, उसको मेजर कर लेते हैं और डिवाइड करके हमारी आरएफ वैल्यू निकल आती है। और इसके बाद हम अपनी रेफरेंस आरएफ वैल्यू से अपनी जो हमारी अभी आरएफ वैल्यू है इसको मैच करके देखते हैं, और अपने कंपोनेंट्स को, अपने सब्सटेंस को जो हमें अननोन थे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन खाली हम यूवी रे के मतलब यूवी रे से ही हम खाली अपने जो स्पोर्ट्स हैं उनको विजुलाइज
नहीं कर सकते, और भी दूसरे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम अपने स्पोर्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी टीएलसी प्लेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं और उसको फिर डिप करने में निकालते हैं तुरंत, और उसको हीट ड्राई करते हैं। और ड्राई होने के बाद हमें जो हमारे स्पोर्ट्स हैं वो डार्क कलर के वहाँ पे विजुलाइज हो जाते हैं। तो और भी ऐसी केमिकल मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपने स्पोर्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। So I hope this will help you. So if you like this video, hit the like button and subscribe and share with your friends. Thank you for watching.